كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास सोशल से 14th चैप्टर जिसका नाम है मुग़लिया सल्तनत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मुग़लों ने एक अजीम शान हुकूमत 1550 से 1700 ईस्वी के दरमियान कायम की। मुग़लों ने हुकूमत कब कायम की? 1550 ईस्वी से 1700 ईस्वी के दरमियान में मुग़लों ने एक अजीम शान हुकूमत कायम की। इससे दिल्ली के क़रीब व जवार से सारे बर सग़ीर तक वसअत दे दी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मुग़लिया सल्तनत है ये बहुत ही वसी थी। तो जो दिल्ली है, दिल्ली के क़रीब से स्टार्ट होकर जो सारा बर सग़ीर हिंद है वहाँ तक उसको वसअत दे दी गई। ये बहुत ही कामयाब हुकूमत रही। मुग़ल वस्त एशियाई ममालिक मसलन उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के हुक्मरानों के ख़ानदानों से इनका ताल्लुक़ था। कहाँ से इनका ताल्लुक़ था? जो एशियाई ममालिक है, वस्त एशियाई ममालिक जैसे कि उज़्बेकिस्तान और जो मंगोलिया के हुक्मरान हैं, जो ख़ानदान हैं वहाँ के, उनसे इनका ताल्लुक़ था, मुग़लों का ताल्लुक़ था। पहले जो मुग़ल शहंशाह है वो बाबर है। पहले मुग़ल शहंशाह बाबर को किसी दूसरे हुक्मरान ने उसके जो मौरूसी हुकूमत है उसको छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो इसीलिए वो उसको छोड़कर दूसरे इलाक़े में मुंतकिल हो गया। कई साल के बाद 1504 में बाबर ने काबुल का दोबारा फ़तेह किया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो मुग़ल शहंशाह बाबर हैं उसको दूसरे हुक्मरान ने उसका जो मौरूसी हुकूमत है, जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से उसको मजबूर कर दिया जाने के लिए। जब बाबर ताकतवर हो गया तो उसने दोबारा फ़तेह किया काबुल को 1504 में, कई सालों के बाद। नेक्स्ट 1526 में इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। कब? 1526 में। किसको शिकस्त दी? सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। किसने? बाबर ने। इस तरह से मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ हुआ हिंदुस्तान में। अब ये कहाँ पर आ गए? दिल्ली और आगरा में इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब हम देखेंगे अहम मुग़लिया शहंशाह। जो भी अहम मुग़लिया शहंशाह है मुग़लिया सल्तनत के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है बाबर 1526 to 1530। ठीक है, बाबर फर्स्ट। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली और आगरा पर क्या किया? कब्ज़ा कर लिया। इसने हिंदुस्तान के जंग में जो जंगी मैदान है इसमें बंदूक और तोपों को मुतारफ़ करवाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदुस्तान का जो जंगी मैदान है इसमें बंदूक और तोपों को किसने मुतारफ़ करवाया? बाबर ने। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट, बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं ने 1530 to 1556 तक हुकूमत की। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी और ईरान फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। ईरान के सफ़वी बादशाह ने हुमायूं की मदद की। 1556 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट तो बाबर की हुकूमत थी, फिर उसके बाद में शेर शाह सूरी ने क्या किया? हुमायूं को शिकस्त दे दी और उसकी वजह से हुमायूं कहाँ पर फ़रार हो गया? ईरान फ़रार होने के बाद वहाँ पर ईरान के सफ़वी बादशाह ने हुमायूं की मदद की और इस तरह से 1556 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद आता है अकबर 1556 to 1605। 13 साल की उम्र में, सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बना। इसने बहुत जल्द बंगाल, वस्त एशिया, राजस्थान और गुजरात को फ़तेह कर लिया। इसके बाद इसने अफ़गानिस्तान, कश्मीर और दक्कन के कुछ हिस्सों को भी फ़तेह कर लिया। बहुत ही ताकतवर हुक्मरान माना जाता था। नेक्स्ट उसके बाद जहांगीर 1605 to 1627। अकबर की जो भी शुरू करदा फ़ौजी मुहिमात थी वो जारी रही जहांगीर के पीरियड में। नेक्स्ट उसके बाद आता है शाहजहाँ 1627 to 1658। दक्कन में मुग़लों की मुहिमात जारी रही। इसे दरबारी उमरा और सरदारों का सामना करना पड़ा। 1657 से 1658 में शाहजहाँ के बेटों में जानशीनी के मसले पर तनाज़ा पैदा हो गया। जो शाहजहाँ हैं 1627 से 1658 तक इसने हुकूमत की, लेकिन जो 1657 टू 1658 का जो पीरियड था उसमें जो शाहजहाँ हैं उसके बेटों में जानशीनी का मसले का तनाज़ा पैदा हो गया, यानी कि वो तख्त के लिए लड़ने लगे एक दूसरे से। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने 1658 से 1707 तक हुकूमत की। इन्होंने आसाम को फ़तेह किया। शिवाजी ने मराठा सल्तनत के
क़याम में कामयाबी हासिल की और औरंगज़ेब ने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को फतेह किया। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान थे मुग़लिया सल्तनत के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, जहांगीर की माँ अंबर मौजूदा जयपुर की राजपूत राजा की बेटी थी। नेक्स्ट जो शाहजहां की माँ हैं वो जोधपुर के राजा की बेटी थी। जो तुर्क उमरा के अलावा मुग़लों ने ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान उमरा, राजपूत और मराठा सरदारों का तक़र्रुर किया। इनका तक़र्रुर मनसबदार की हैसियत से किया जाता था। ये लोग रास्त तौर पर शहंशाह के मातहत होते थे। जिस तरह से नायाकास हुआ करते थे, जिस तरह से बाजगुजार हुआ करते थे, उसी तरह से यहाँ पर मुंसिबदारों का तक़र्रुर किया जाता था। लेकिन मुंसिबदारों को 2 या 3 साल के बाद तबादला कर दिया जाता था, ताकि जैसा कि काकतियास उन लोगों ने बाजगुजार की हैसियत से काम किया लेकिन फिर बगावत की बादशाहों के साथ, तो उस तरह का अमल यहाँ पर ना हो, इसीलिए 2-3 साल के बाद तबादला कर दिया जाता था। और जो भी मुंसिबदार हुआ करते थे वो मौरूसी नहीं होता था। बादशाह को इख्तियार था कि वो उसके बेटे को मुंसिबदार बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा या फिर किसी और शख्स को बनाएगा। ये तमाम इख्तियार बादशाह के पास हुआ करता था। जो मुंसिबदार थे अपनी तनख्वाहें जागीरदारों की आमदनी से हासिल करते थे। महसूल भी मुंसिबदारों के मातहत मुलाजिमीन वसूल करते थे। कब? मुग़लिया दौर में। नेक्स्ट पॉइंट, जागीरों का नज़्म नस्क़ हुकूमत के अहदेदार चलाते थे जो शहंशाह के मातहत होते थे। जो भी जागीरात हुआ करती थी मुग़लिया सल्तनत की, तो उसका जो भी इंतज़ामी उमूर था, जो भी नज़्म नस्क़ था, वो कौन चलाते थे? हुकूमत के अहदेदार चलाते थे। और वो किसके मातहत होते थे? शहंशाह के मातहत होते थे। क्लियर? हर 2-3 साल में जागीरदारों को भी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल किया जाता था। जिस तरह से मुंसिबदारों का तबादला होता था, उसी तरह से जागीरदारों का भी तबादला किया जाता था। अकबर के दौरे हुकूमत में भी जागीरदारों का तयन इसी तरह से किया जाता था कि वो मुंसिबदारों की तनख्वाहों से मुतवाज़िन हो जाए, ताकि दोनों में बैलेंस हो। लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मुंसिबदारों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया। उसके नतीजे में उन्हें जागीर के हुसूल के खातिर तवील इंतज़ार करना पड़ा। अब यहाँ पर जो भी गांव वगैरह है, जागीर वगैरह है, कम मेंबर्स अगर होंगे तो उनको मतलब ज़्यादा टैक्स वसूल करने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मुंसिबदारों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और जागीरात कम हो गई। इसीलिए जो टैक्स है उसके हुसूल के खातिर तवील इंतज़ार करना पड़ता था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुग़लिया हुक्मरान की आमदनी का अहम तरीन ज़रिया ज़रई पैदावार पर आयद करदा महसूल था। जो काकतियास थे उनका अहम जो भी टैक्स है वो ताजिरों से आता था। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो मुग़लिया सल्तनत है इनकी अहम आमदनी ज़रई पैदावार पर आयद करदा महसूल यानी कि टैक्स से हासिल होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के वज़ीर माल राजा टोडर मिल ने 1570 to 1580 यानी 10 साल अरसे के दौरान काश्तकारी के काबिल ज़मीनात, पैदावार, कीमतों वगैरह का जायज़ा लिया, जिसकी बुनियाद पर हर फसल पर नक़द टैक्स मुकर्रर किया जाता था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हर सूबा मालियाती हलक़ों में मुनक़सिम था, जहाँ का अपना टैक्स वसूल करने का मुतय्यन निज़ाम मुकर्रर किया गया। इस मालियाती निज़ाम को ज़ब्त का उन्वान दिया गया था। ये निज़ाम उन इलाक़ों में राइज था जहाँ मुग़लिया हुकूमत के अहदेदार अराज़ी का मुआयना करते थे और टैक्स मुकर्रर करते थे। ये गुजरात और बंगाल जैसे सूबों में काबिल अमल नहीं था। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो सूबे हुआ करते थे मालियाती हलक़ों में उनको तकसीम किया गया था। जो भी छोटे छोटे सूबे थे उनको मालियाती हलक़ों में तकसीम किया गया था और वहाँ अलहदा टैक्स उनको मुतय्यन किया जाता था। और इस जो ये मालियाती निज़ाम इन्होंने बनाया था उसे कहा जाता था ज़ब्त। क्या कहा जाता था? ज़ब्त। ये निज़ाम उन इलाक़ों में राज था जहाँ पर डायरेक्टली मुग़लिया हुकूमत के अहदेदार मतलब अराज़ी का जो भी ज़मीनात है उसका मुआयना करते थे। लेकिन जैसे कि गुजरात है, बंगाल है, तो ऐसी रियासतों, ऐसे सूबों में ये काबिल अमल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, अक्सर इलाक़ों में किसान देही अहदेदारों, गाँव के मुखिया वगैरह को टैक्स अदा करते थे। मुग़लों ने तमाम दरमियानी अफराद के लिए ज़मींदार की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट जो भी किसान हैं वो बादशाह को टैक्स नहीं देते थे, बल्कि उन दोनों के दरमियान में एक मीडिएटर हुआ करता था, उन्हें कहा जाता था ज़मींदार। तो जो भी किसान है वो ज़मींदार को टैक्स देते थे, फिर ज़मींदार टैक्स बादशाह को दिया करता था। तो इस तरह से मुग़लिया सल्तनत में टैक्स हासिल किया जाता था। लेकिन जो ज़मींदार है वो किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे और बादशाह को कम बताते थे।
नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के दोस्त और दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में तफसील से बयान किया है अकबर के बारे में। नेक्स्ट 1570 के दौरान जब अकबर आगरा के करीब फ़तेहपुर सीकरी में मुकीम था, उस वक्त से ही उसने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मानने वालों से मज़हब के बारे में बहस व मुबाहसा शुरू किया। जो अकबर का पीरियड था मुग़ल सल्तनत में, वो बहुत ही सेक्युलर था। जो भी मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले हैं, उन सब के साथ बहस व मुबाहसा किया जाता था। दरबार में सबको बुलाया जाता था, सबको इजाज़त दी जाती थी अपने जो भी ख़यालात है उसका इजहार करने के लिए। इसकी ये फ़िक्र सलाह कुल या आफाकी अमन की फ़िक्र थी। रवादारी के इसके नज़रिए की बिना पर इसकी सल्तनत में मुख्तलिफ़ अक़ीदों के मानने वालों में इम्तियाज़ और खलीज कम हो गई। जैसा कि मुस्लिम बादशाह है तो वो सिर्फ़ मुस्लिम्स जो भी है उनके उलमाए दीन वग़ैरह को सपोर्ट करते हैं और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को मतलब उतनी अहमियत नहीं देते हैं। इसी तरह से कोई हिंदू अगर राजा है तो वो मुस्लिम जो भी कम्युनिटी है उसके जो भी रूल्स वग़ैरह है उसको उतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो अकबर था तो अकबर के दौर में तमाम मज़ाहिब को एक साथ सलूक किया जाता था, इसीलिए इनके दरमियान कुछ भी इम्तियाज़ नहीं किया जाता था। तो मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले यहाँ पर मिलजुल कर रहा करते थे, यानी कि खलीज उनमें कम थी। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहाँ के दौर के 20वीं साल के चंद दस्तावेज़ हमें बताते हैं कि सल्तनत में मुंसिबदारों की कुल तादाद 8000 थी, जिनमें से आला रुतबे के मुंसिबदार सिर्फ 445 थे, जिनका फ़ीसद 5.6 था। लेकिन इनके और इनके दस्तों की तनख्वाहों के लिए आमदनी का 61.5% खर्च किया जाता था, इतना ज़्यादा। मुग़ल शहनशाह और इसके मुंसिबदार आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त पर ख़र्च करते थे। 17 ईस्वी के आखिर तक मुग़ल उमरा अपनी बेशुमार दौलत की वजह से काफ़ी बाअसर हो गए। तो यहाँ पर मुंसिबदारों की जो तादाद है वो काफ़ी कम थी, लेकिन उनको जो तनख्वाहों के लिए जो आमदनी का हिस्सा सर्व किया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ये थे मुग़लिया सल्तनत। नेक्स्ट हम देखेंगे हैदराबाद के आसिफ जाही हुक्मरान 1724 टू 1948। तो इनमें चंद अहम हुक्मरान हैं। निज़ामुल मुल्क निज़ाम अव्वल 1724 टू 1748। नेक्स्ट है नासिर जंग 1748 टू 1751। नेक्स्ट है मुज़फ़्फ़र जंग 1751 टू 1751। नेक्स्ट है सलाबत जंग 1751 टू 1762। नेक्स्ट है निज़ाम अली ख़ान निज़ाम दुवम 1762 टू 1803। नेक्स्ट है सिकंदर जाह निज़ाम सुवम 1803 टू 1829। नेक्स्ट है नासिरुद्दौला निज़ाम चहारुम 1829 टू 1857। नेक्स्ट है अफ़ज़लुद्दौला निज़ाम पंजुम 1857 टू 1869। नेक्स्ट है महबूब अली ख़ान निज़ाम शशुम 1869 टू 1911। नेक्स्ट है मीर उस्मान अली ख़ान निज़ाम हफ्तुम 1911 टू 1948। तो ये हैं हैदराबाद के आसिफ जाही हुक्मरान। नेक्स्ट, मुग़लिया सल्तनत के 1720 में कमज़ोर पड़ने के बाद मुग़ल गवर्नरों ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। आज़ादी का ऐलान करने वालों में दक्कन के सूबेदार हुसैन कुली ख़ान भी थे, जो निज़ामुल मुल्क के नाम से जाने जाते थे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जब 1720 में जो मुग़लिया सल्तनत है वो कमज़ोर पड़ गई, तब जो मुग़ल के गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और उनमें एक दक्कन के सूबे में थे हुसैन कुली ख़ान। उन्हें कहा जाता था निज़ामुल मुल्क, वो निज़ामुल मुल्क के नाम से जाने जाते थे। निज़ामुल मुल्क ने 1724 में आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद डाली। किसने डाली? निज़ामुल मुल्क ने। निज़ामुल मुल्क ने 24 साल तक हुकूमत की। आसिफ जाही जो सल्तनत है उसके 10 बादशाह गुज़रे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 7 बादशाहों को ही मुग़लों ने निज़ाम का खिताब हासिल किया। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो निज़ामुल मुल्क है उन्होंने 1724 में आसिफ जाही हुकूमत की बुनियाद डाली और 24 साल तक हुकूमत की। ये जो निज़ाम थे तो 10 बादशाह गुज़रे, लेकिन उनमें सिर्फ 7 बादशाहों को ही निज़ाम का खिताब हासिल हुआ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, निज़ाम हुकूमत के बादशाहों ने मराठों और मैसूर के हुक्मरानों से कई लड़ाइयाँ लड़ी ताकि रियासत हैदराबाद को एक आज़ाद रियासत बनाया जा सके। इसी वजह से अंग्रेज़ों की मदद लेने पर वो मजबूर हो गए। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो निज़ाम हुकूमत थी उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की थी और अंग्रेज़ों से मदद ली भी थी।
तो क्यों ली? जो मराठे और जो मैसूर के हुक्मरान थे उनसे कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। रियासत हैदराबाद की वसत के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद ली और मदद लेने पर वो मजबूर हो गए। 19वीं सदी के आखिर में हैदराबाद की तरक्की उरूज पर थी। सालार जंग निज़ाम की हुकूमत में 1853 टू 1883 के दौरान वज़ीर आज़म थे। कौन? सालार जंग। कहाँ पर? निज़ाम हुकूमत में। जनाब मीर महबूब अली ख़ान निज़ाम शशम के दौर में कई इस्तिलाहात नाफिज की गई और ये किसने लाए थे? जो सालार जंग हैं उन्होंने लाए थे। कई रिफॉर्म्स लेकर आए थे जिसके ज़रिए जो भी हैदराबाद स्टेट है उसको काफ़ी तरक्की हुई हर शोबे में। नेक्स्ट, आसफिया लाइब्रेरी, विक्टोरिया मेमोरियल और यतीम खाने, महबूबिया गर्ल्स स्कूल की बुनियाद डाली मीर महबूब अली ख़ान ने। नेक्स्ट, मूसा नदी की तुग़यानी, 1908 के मौके पर इन्होंने बज़ात खुद राहतकारी के कामों की निगरानी की। किसने? मीर महबूब अली ख़ान ने। जो सालार जंग है वो वज़ीर आज़म थे निज़ाम हुक्मरानों के और उन्होंने बहुत ज़्यादा हैदराबाद स्टेट की डेवलपमेंट पर काम किया। किसने? जो सालार जंग है उन्होंने। किस तरह से? उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, बहुत सारी इस्तिलाहात की, उसके ज़रिए जो भी हैदराबाद स्टेट है उसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ निज़ाम हुकूमत के पीरियड में। तो ये था 7th क्लास सोशल से 14th चैप्टर जिसका नाम था मुग़लिया सल्तनत।